नमस्कार, मैं LK गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय धारा 156(3) CRPC की प्रक्रिया। कानून ये कहता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति किसी थाना पर आता है और जो सूचना वो देता है वो सूचना लिखी जानी चाहिए, परंतु पुलिस ने अपने नियम बना रखे हैं और वो अपने नियमों से कार्य करती है। जो कानूनी नियम हैं, जो विधायन कहता है, वो उसके अनुसार कार्य नहीं करती है। ऐसी परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी आ जाती हैं। उस स्थिति के लिए कानून ने कुछ नियम और बनाए हैं जो उसका उपचार करते हैं। पुलिस का जो व्यवहार है वो किसी से छिपा नहीं है। व्यक्ति की घटना को घटा बढ़ा दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और वो दर दर भटकता है। धारा 154 उपधारा 1 CRPC ये कहती है कि थाने के ऑफिसर इंचार्ज को कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक सूचना देता है, तब वो सूचना सरकार द्वारा बताए गए नियमानुसार उस बुक में लिख लेनी चाहिए। इसकी उपधारा 2 ये कहती है सूचना लिखने के बाद उस सूचना की कॉपी पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में कुछ और ही थानों पर होता है। उस परिस्थिति में पीड़ित पहले अपराध से पीड़ित होता है, उसके बाद थाना पर पुलिस के व्यवहार से पीड़ित होता है। इसके आगे नियम ये बताया गया है कि उपधारा 1 के अंतर्गत ऑफिसर इंचार्ज द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है या उस रिपोर्ट को लिखने से इनकार किया जाता है और कोई व्यथित व्यक्ति दुखी ऑफिसर इंचार्ज के व्यवहार से रिपोर्ट न लिखने के कारण दुखी है, तब वो व्यक्ति जो सूचना घटना वो बता रहा है उस घटना का सार यानी वो एप्लीकेशन जो उसने थाने पर दी है और अपनी घटना अपने साथ हुई वारदात को लिखा है अथवा बताया है, उसे एक तहरीर में लिखेगा और लिखने के बाद उसे संबंधित उस जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। 154 उपधारा 3 CRPC स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करती है कि थाने ने रिपोर्ट नहीं लिखी है, उस व्यक्ति की लिखित सूचना उस SP के पास आती है। यहां अंतर देखिए, केवल लिख करके भेजना है, डाक द्वारा आपको भेजना है। कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नियम बनाए, लेकिन नियमों का पालन करने वाले अगर पालन नहीं करते हैं तब ये बेहद दुखद है।
केवल आपको सूचना लिख करके एसपी को भेज देनी है और एसपी उस सूचना से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है। यहां अन्य किसी तरह का संतुष्टिकरण नहीं चाहिए। यहां केवल ये देखना है संज्ञेय अपराध उस सूचना से बन रहा है अथवा गैर संज्ञेय बन रहा है। संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस हस्तक्षेप करती है। एसपी का सेटिस्फैक्शन केवल ये होना है कि अपराध संज्ञेय बन रहा है, तब वो एसपी पुलिस अधीक्षक उस मामले की स्वयं विवेचना करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अफसर से उस विवेचना को कराएगा। यहां शब्द ये नहीं प्रयोग किया गया है कि विवेचना की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या संतुष्टि विवेचना कराने के संबंध में नहीं है। यहां संज्ञेय अपराध अगर उस तहरीर में दिखता है तब विवेचना की जाएगी। यहां विवेकाधिकार एसपी को नहीं दिया है, लेकिन सैकड़ों प्रार्थना पत्र संबंधित जिले में आते हैं। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। कानून ये कहता है कि ये होना चाहिए, लेकिन वहां भी व्यवहार में किया कुछ और ही जाता है। ऐसी परिस्थिति में दर दर की ठोकरें खाने के बाद पीड़ित की एफआईआर नहीं होती है और वो रिपोर्ट कराने के लिए संबंधित उच्च अधिकारी पुलिस के पास घूमता रहता है। तब प्रोसीजर में ये व्यवस्था की गई है कि पीड़ित की अगर कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब वो न्यायालय से धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत विवेचना कराए जाने के संबंध में आवेदन दे सकता है और मजिस्ट्रेट उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। साथियों, अब आपको करना यह है कि जो प्रार्थना पत्र आपने संबंधित थाना पर दिया उसकी फोटो प्रति, अथवा जो प्रार्थना पत्र आपने पुलिस अधीक्षक को भेजा उसकी फोटो प्रति, और वो डाक रसीद जो आपने डाक भेजी है उसकी मूल रसीद। यदि आप व्यक्तिगत रूप से जिले के पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, आजकल वो रसीद देते हैं मिलने की और कंप्यूटर पर उसे रजिस्टर्ड करते हैं, वो रसीद भी आप रख सकते हैं। ये प्रार्थना पत्र और रसीद आपको एक साथ, इसके साथ एक प्रार्थना पत्र टाइप कराना है उसी सूचना को संबंधित मजिस्ट्रेट के नाम से, और ये प्रार्थना करनी है उस सारी सूचना को लिखने के बाद कि संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किए जाने के आदेश देने की कृपा करें। इस प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी आपको लगा देना है। इन कागजों को एप्लीकेशन के रूप में एक फाइल में रख के आप संबंधित मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दाखिल कर दीजिए। मजिस्ट्रेट द्वारा आपको तारीख नियत की जाएगी सुनवाई के लिए, और उसके बाद यानी जिस दिन आपने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी जाएगी
क्या इस मामले में कोई अपराध दर्ज है या नहीं। व्यवहारिक रूप से ये देखा गया है, पुलिस बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट देती है जिसकी आवश्यकता नहीं है। वो जो कानून है, कानून के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए थी, उसके अनुसार रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं। चूंकि न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। एक बार रिपोर्ट दर्ज है और फिर से रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश, इसलिए न्यायालय ये पूछती है कि संबंधित मामले में जो शिकायत आई है उसमें संबंधित थाने पर रिपोर्ट दर्ज है या नहीं। अक्सर करके वहां से लिखा आता है कि रिपोर्ट इस मामले में दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद नियत तारीख को अदालत द्वारा वो आपका प्रार्थना पत्र सुना जाएगा। उस प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध कहीं दिखता है तब न्यायालय धारा 156(3) के अंतर्गत विवेचना करने के आदेश दे सकती है। यहां आवश्यक नहीं है कि विवेचना का आदेश दिया जाए, यहां विवेकाधिकार है। न्यायालय को ऐसा लगना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराना, विवेचना कराया जाना आवश्यक है, और आवश्यक है तब विवेचना का आदेश दिया जा सकता है। अथवा कभी कभी ऐसा भी व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि उस प्रार्थना पत्र को कोर्ट में कंप्लेंट के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहां ये प्रक्रिया पूरी करिए, चूंकि रिपोर्ट दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। यहां ये देखना है कि आपके प्रार्थना पत्र का दर्ज किया जाना किन परिस्थितियों में आवश्यक है। कुछ कानून की व्यवस्थाएं हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं, और वो आप परिस्थिति जिसमें कि रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक है, मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। आपका प्रार्थना पत्र इस तरीके का है, वो प्रार्थना पत्र की भाषा और शब्दों पर डिपेंड करेगा कि आपके प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट होनी चाहिए अथवा नहीं। मजिस्ट्रेट का विवेक आपकी लिखित तहरीर से तय होगा। आपकी तहरीर, आपकी सूचना, आपने जो सूचना थाना पर पुलिस अधीक्षक को दी है, उस सूचना में ये कहीं इस तरीके का मामला है कि आपको उस आरोपी अभियुक्त के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है, नाम पता है अथवा अज्ञात है, और किसी ऐसे व्यक्ति ने घटना की है जो अज्ञात है, तब अज्ञात को ज्ञात करने के लिए विवेचना आवश्यक है और 100% आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। ऐसा कोई मामला है जहां कोई संपत्ति आपकी लूटी गई है, उस संपत्ति की लूट को यानी उस संपत्ति को बरामद किया जाना आवश्यक है, या कोई संपत्ति चोरी कर ली गई है तब उस संपत्ति की रिकवरी किया जाना आवश्यक है। आपको ज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना की गई है, लेकिन उस घटना के गवाह कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने वो घटना देखी, ऐसे घटना के गवाहों को ढूंढा जाना आवश्यक हो। जहां कोई हत्या जैसा अपराध हुआ हो, उसके लिए पंचनामा या खून का कहीं मिट्टी लेना या अन्य साक्ष्य कहीं एकत्रित करना आवश्यक हो। इस तरीके की परिस्थितियां, इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है और उसे पुलिस द्वारा ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है, निकाल करके लाया जाना है। जब ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं और किसी पुलिस अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा ऐसा ढूंढा जाना आवश्यक है, खोज किया जाना आवश्यक है, और वो उन्हीं के नियंत्रण में है,
ऐसी परिस्थिति में 100% आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। अगर आप रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं तब आपके प्रार्थना पत्र की भाषा उसके अनुरूप होनी चाहिए। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है अदालतें आदेश नहीं करती। अदालतें आदेश करती हैं जब आप अदालत को मटेरियल देंगे, जब आपका प्रार्थना पत्र कानून के मुताबिक होगा और परिस्थितियां ऐसी होंगी कि उसमें आदेश होना चाहिए, तब आदेश होगा। दोस्तों, जो 156(3) के संबंध में जो प्रक्रिया हमें अपनानी है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ये मेरी राय थी और इसके संबंध में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इसके संबंध में अन्य प्रश्न आपकी राय में कोई होते हैं तब आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिन्हें मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपसे एक मेरा निवेदन ये भी है कि प्लीज अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।